दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। होटल का भूतिया कमरा नंबर 408। यह होटल भूतों का होटल तो नहीं था, पर इस होटल में कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिसके कारण यह दूसरे होटलों से बिल्कुल अलग था। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी है कि राहुल और उसका दोस्त अमित घूमने के लिए मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते ही वे सबसे पहले अपनी कार से उस होटल में गए जहां उन्होंने कमरा बुक किया हुआ था। वहाँ थोड़ा आराम करने के बाद वो दोनों घूमने निकल गए। रात होने के बाद जब वो वापस अपने होटल जा रहे थे, तभी खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो गया। रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। राहुल और अमित ने सोचा कि अपने होटल तो आज रात नहीं जा सकते, इसलिए यही आसपास में किसी होटल में एक रात के लिए कमरा बुक कर लिया जाए और सुबह होते ही वापस अपने होटल में चले जाएंगे। वो दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल ढूंढने लगे। आसपास कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था जिससे वो लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सके। काफ़ी समय काफ़ी समय जब बीत गया, तब उन्हें एक आदमी दिखा। राहुल ने अपनी कार रोककर उस होटल का रास्ता पूछा। बूढ़े ने एक और इशारा करते होटल का रास्ता बताया। राहुल बूढ़े के बताए हुए रास्ते की तरफ अपनी कार लेके चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया। राहुल और अमित ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर जाके उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए एक कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और एक कमरे की चाबी राहुल को दे दी। राहुल और अमित चाबी लेके कमरे की ओर चल दिए। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था, कमरा नंबर 408। राहुल और अमित चाबी लेके कमरे की ओर चल दिए। होटल में हर मंजिल पे चहल पहल थी। उन दोनों का कमरा चौथे मंजिल पे था। वो मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। फिर वो लोग इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। उन्हें तो यहाँ बस एक ही रात गुजारनी थी, इसलिए वे लोग अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुँच के उन्होंने देखा कि उस कमरे में काफ़ी धूल है। ऐसा लग रहा था जैसे कई वर्षों से कमरा बंद पड़ा है। यहाँ ना तो पीने का पानी, ना नहाने का। राहुल ने रखा देखा यहाँ पे रख के फ़ोन पे होटल के स्टाफ को कॉल किया। कॉल किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं। डरावनी हंसी हंसी के बाद कॉल कट गया। उसके तुरंत बाद ही वापस उसी फ़ोन पे कॉल आया। इस बार के होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। राहुल ने कहा, आपने हमें एक ऐसा कमरा दिया है, यहाँ ना पीने का पानी ना ही नहाने का, चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है। आप जल्दी से आइए और ये सब सही करवाइए। स्टाफ ने इस बात की माफ़ी मांगी और कमरे का नंबर पूछा। राहुल ने जवाब दिया, कमरा नंबर 408 408। इतना सुनते स्टाफ डर गया और डरते राहुल से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, क्या मजाक चल रहा है, आप लोगों ने तो मुझे इस कमरे की चाबी दी थी। स्टाफ सहमी आवाज़ में बोला, सर जितना जल्दी हो सके आप उस कमरे से बाहर निकलिए और नीचे आइए। राहुल ने पूछा, पर क्यों। स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लेना, बस अभी आप वहाँ से बाहर निकल जाइए, वह आपकी जान को खतरा है। इतना सुनते ही राहुल और अमित कॉल कट करके कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। राहुल ने पूछा, कौन है। बार बार पूछने पर कुछ आवाज़ नहीं आई। तभी उस रूम की लाइट चली गई। राहुल और अमित अब समझ गए ये भूत प्रेत का मामला है। वे दोनों काफ़ी डर गए। तभी बाहर से आवाज़ आई, सर आपने कॉल किया था, सफाई पाने के लिए मैं यहाँ ठीक करने आया हूँ। और फिर डरावनी हंसी हंसी से सन्नाटा छा गया। तभी फिर से कमरे में रख के फ़ोन पर कॉल आया। राहुल ने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे से निकले क्यों नहीं। राहुल ने जवाब नहीं दिया। कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया जो कह रहा है कि वो सफाई और पानी ठीक करने आया है। इतना सुनते ही स्टाफ ने राहुल से बोला, सर कुछ भी हो जाए आप दरवाज़ा मत खोलना, आपने दरवाज़ा खोला तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये सुनते ही राहुल और अमित दोनों बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने ऊपर आते हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज़ आई,
सर हम लोग आ गए हैं, आप दरवाज़ा खोलिए। साथ में कुछ और लोगों की भी आवाज़ आ रही थी, इसलिए राहुल और अमित ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने देखा सामने सच में होटल का स्टाफ ही था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहाँ से जल्दी नीचे आ गए। राहुल ने काउंटर पर देखा, वहाँ पर कोई दूसरा स्टाफ था। जिसने राहुल को चाबी दी थी वो कहीं नहीं दिखा। ये सारी बातें राहुल ने वहाँ के लोगों को बताई। उन लोगों ने राहुल से कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वो पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 408 में रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इसी होटल में रहती है, पर वो बस उन लोगों को ही परेशान करती है जो 408 कमरे के पास जाते हैं। पता नहीं आज आप लोगों को वो कैसे उस कमरे तक ले गई। राहुल और अमित सारी बात समझ चुके थे। जैसे जैसे उन्होंने वहाँ रात गुजारी, सुबह होते हुए उन्होंने अपने होटल की तरफ चल दिए। भूत का पछतावा। रमेश जो कि मजदूरी का काम करता था, एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम समाप्त होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया, पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण रमेश कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निर्णय लिया। काफ़ी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नज़दीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए एक बगीचे से होके जाना पड़ता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। रमेश ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया, हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेके आई होगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था, बच्चे की रोने की आवाज़ उसे और ज़ोरों से सुनाई दे रही थी। रमेश ने फिर सोचा, हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज़ आ रही थी, रमेश उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंचकर उसने देखा एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और रो रहा है। रमेश तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, कौन है यहाँ पे, किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज़ नहीं दी। रमेश ने सोचा, शायद इसकी माँ यहीं आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं रही। फिर रमेश ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। अब रमेश ने गुस्से में चिल्लाया, कौन यहाँ बच्चा रख के चला गया है? मगर किसी की आवाज़ नहीं आने के कारण रमेश ने वहीं रुकने का निर्णय लिया। कौन यहाँ अपने छोटे बच्चे को रख के चला गया है? थोड़ी देर में तो आ जाएगा, फिर उसे डांटूंगा। काफ़ी देर बीत जाने के बाद उस बच्चे को लेने के लिए कोई नहीं आया। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा या छोड़ के गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाकर घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से में वह पूरे रास्ते में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। तभी रमेश को ऐसा लगा उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर रमेश घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा। काफ़ी रात हो गई, जल्दी से इस बच्चे को लेकर घर पहुंचा जाए। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को महसूस हुआ जिससे बच्चे का वजन ज़्यादा बढ़ गया। वो बच्चे को उठा के चल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने वाले थे, और बच्चा रमेश को देख के हंस रहा था। रमेश इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा ज़मीन पे नहीं गिरा, बल्कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तो पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ। थोड़ी देर बाद थोड़ी देर वो गोद में वो रखता, तब तुझे बताता किसका बच्चा हूँ मैं। इतना सुनते ही रमेश वहाँ से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुँचा। मगर उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई, ताकि घर वाले डर न जाए। जैसे जैसे उसने खाना खाया और सोने लगा, अभी रमेश को हल्की नींद लगी थी कि फिर घर के बाहर उस बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। रमेश ने डर के मारे उठ गया और धीरे से वो आवाज़ और तेज़ होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको इस घटना के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा, वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है। मगर बच्चे की रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, आवाज़ बस रमेश को ही आ रही थी। उसके बाद रमेश के घर वालों ने गांव के एक बाबा को बुलाया।
जिन्होंने रमेश का इलाज किया और उसके हाथों में धागे बांधे, जिसके बाद रमेश को उस बच्चे की रोने की आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर रमेश उस रात आराम से सो पाया।